इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि निर्वाचन प्रक्रिया और प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। आधुनिक प्रजातंत्र एक अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधित्व प्रजातंत्र है जिसमें लोग शासन के कार्यों में सीधे या प्रत्यक्ष रूप से भाग न लेकर नियत समय के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। प्रतिनिधियों के चुनाव में भाग लेने के अधिकार को मताधिकार कहते हैं। आधुनिक युग में निर्वाचन राजनीतिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। निर्वाचन के मूलतः दो तरीके हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष निर्वाचन में मतदाता सीधे अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। विधानमंडल के चुनाव के लिए यह प्रणाली व्यापक रूप से प्रचलित है। भारतीय संसद तथा विधानसभाओं के चुनाव के लिए यही प्रणाली अपनाई जाती है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन में मतदाता सीधे अपना प्रतिनिधि को न चुनकर बल्कि निर्वाचक गण का चुनाव करते हैं, जो आगे चलकर अंतिम प्रतिनिधि का चुनाव करता है। इसके दो रूप प्रचलित हैं, जिसमें निर्वाचक गण का अपना कोई पद नहीं होता, वे चुनकर आते हैं, अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और वापस लौट जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव में इसी प्रणाली का प्रयोग होता है। दूसरा तरीका है जिसमें निर्वाचक गण स्वयं भी किसी पद के लिए चुने जाते हैं। उदाहरण के लिए भारत में लोकसभा और विधानसभा में जो लोग सदस्य चुने जाते हैं वह प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री के चुनाव में निर्वाचक गण का कार्य करते हैं। ये निर्वाचक गण स्वयं भी विधायक के रूप में प्रतिष्ठित रहते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन के गुण: निर्वाचकों तथा निर्वाचित के मध्य प्रत्यक्ष संबंध संभव। दूसरा, राजनीतिक चेतना के विकास में सहायक। तीसरा, प्रतिनिधि का अपना क्षेत्र से सीधा संपर्क रहता है। चौथा, जनता द्वारा सीधे चुने हुए प्रतिनिधि जनता के प्रति अपना उत्तरदायित्व अधिक समझते हैं। पाँचवा, यह प्रजातंत्र सिद्धांत के अनुकूल है क्योंकि इसमें मतदाता सीधे अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन के दोष: चुनाव जीतने के लिए प्रत्याशियों द्वारा अनेक भ्रष्ट तथा असंवैधानिक तरीके अपनाए जाते हैं। एक साधारण मतदाता में इतनी योग्यता नहीं होती कि वह योग्य व उचित उम्मीदवार का चयन कर सके। सस्ती लोकप्रियता के कारण योग्य लोग चुनाव लड़ने के लिए सहमत नहीं होते। चौथा, व्यावसायिक नेताओं द्वारा जन भावनाओं को उद्वेलित करते हैं। पाँचवां, चुनाव की यह प्रणाली बहुत लचीली है। अगला है अप्रत्यक्ष निर्वाचन के गुण। इसमें निर्वाचकों की संख्या कम होती है और सभी निर्वाचक प्रबुद्ध होते हैं। दूसरा, निर्वाचन में खर्च की मात्रा भी कम हो जाती है क्योंकि उम्मीदवारों द्वारा प्रचार कार्य सीमित होगा। तीसरा, यह दलगत आधार पर होने वाले निर्वाचनों की विसंगतियों से मुक्त है। चौथा, पिछड़े देशों के लिए यह प्रणाली उपयुक्त है। और पाँचवां, बड़े देशों के लिए इस प्रणाली का समर्थन किया जाता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन के दोष: यह अलोकतांत्रिक है क्योंकि निर्वाचन में जनता का प्रत्यक्ष भाग नहीं होता है। दूसरा, इसमें मतदाता और प्रतिनिधियों के बीच सीधे संपर्क नहीं हो पाता, इसलिए वे अपने को जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं समझते। तीसरा, इसमें जनता को राजनीतिक शिक्षा नहीं मिलती। चौथा, इसमें भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है क्योंकि मतदाता की संख्या कम होने के कारण खरीद फरोख्त संभव है। अमेरिका में इस कारण सीनेट के निर्वाचन परोक्ष में प्रत्यक्ष निर्वाचन में बदल गया है। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली प्रजातंत्र के अधिक निकट है, इसी कारण यह प्रणाली आज अधिकतर देशों में प्रचलित है। मताधिकार का सिद्धांत: मताधिकार के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। जनजातीय सिद्धांत: जनजातीय सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त होना चाहिए। प्राचीन यूनान रोम में यह सिद्धांत प्रचलित था। सामंती सिद्धांत के अनुसार मताधिकार केवल संपत्तिशाली को ही मिलना चाहिए। मध्य युग में यह सिद्धांत विशेष प्रचलित रहा। तीसरा, प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत: यह सिद्धांत मताधिकार को जनता का प्राकृतिक अधिकार मानता है क्योंकि सरकार का आधार जनसहमति है। यह सिद्धांत 17वीं-18वीं शताब्दी में विशेष लोकप्रिय हुआ। चौथा, वैधानिक सिद्धांत: इसके अनुसार मताधिकार किसे प्राप्त हो इसे निर्धारित करने का अधिकार राज्य को है। पाँचवा, नैतिक सिद्धांत: इसके अनुसार मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए मताधिकार अति आवश्यक है। वैधानिक सिद्धांत के अनुसार मताधिकार किसे प्राप्त हो इसे निर्धारित करने का अधिकार राज्य को है। नैतिक सिद्धांत: इसके अनुसार मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए मताधिकार अति आवश्यक है। मताधिकार के प्रकार:
सर्वव्यापी वयस्क मताधिकार। पहला है सर्वव्यापी वयस्क मताधिकार। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की स्थापना आवश्यक है। इसका अर्थ है कि विशेष अवस्था प्राप्त करने पर प्रत्येक नागरिक को अपने देश की निर्वाचन पद्धति के अनुसार विधायकों का चुनाव करने के लिए मतदान अधिकार हो। प्राचीन यूनान में वयस्क मताधिकार सार्वजनिक नहीं था, क्योंकि यह केवल स्वतंत्र जनों को प्राप्त था। आधुनिक राज्य में वयस्क मताधिकार का सर्वाधिक प्रचलित रूप है। वयस्कता की आयु भिन्न भिन्न देशों में अलग अलग है। भारत में 18 वर्ष है, तुर्की और सोवियत रूस में 18 वर्ष है, इंग्लैंड में 18 वर्ष है, जर्मनी में 1919 के संविधान में यह 20 वर्ष रखी गई थी। कई देशों में जैसे बेल्जियम में 25 वर्ष भी है। आधुनिक लोकतंत्र में एक व्यक्ति को एक वोट बेंथम का सिद्धांत अपनाया जाता है, किंतु इसमें स्त्रियों के साथ काफ़ी भेदभाव किया जाता था। स्त्री मताधिकार 19वीं शताब्दी के यूरोप में काफ़ी चर्चा का विषय रहा। बेंथम, मिल, थॉमस हेयर तथा सिजविक जैसे विद्वान अनेक आधारों पर महिलाओं के मताधिकार दिए जाने की वकालत की है। अतः वर्तमान समय में सभी लोकतांत्रिक राष्ट्रों में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में महिला मताधिकार के मामले में स्त्री पुरुष की समानता 1919 में स्वीकार की गई। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अमेरिका में 1919 में, इंग्लैंड में 1928 में, फ्रांस में 1945 में और स्विट्ज़रलैंड में 1971 में और भारत में स्वतंत्रता के शुरू से ही पुरुष और महिलाओं को समान मताधिकार प्राप्त है। महिला मताधिकार के पक्ष में अनेक तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। लिंग के आधार पर मताधिकार में भेद नहीं किया जा सकता। सरकारी के आधार पर जन सहमति है, अतः इस सहमति में महिलाओं की भी भागीदारी होनी चाहिए। महिलाएं अपनी समस्याओं तथा आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से सरकार के समक्ष रख सके, इसके लिए भी उन्हें मताधिकार मिलना आवश्यक है। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के प्रवेश से इसका स्तर उच्च होगा। स्त्रियां दुर्बल हैं, अतः उन्हें अपने हितों की रक्षा के लिए अधिकार दिया जाना चाहिए। सार्वजनिक मताधिकार के गुण। इसमें प्रत्येक नागरिक को बराबर राजनीतिक महत्व दिया जाता है, जिससे समानता का वातावरण तैयार होता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जनता की प्रभुता के सिद्धांत को वास्तविकता प्रदान करता है, जो सभी प्रकार के प्रजातांत्रिक सरकारों का आधार है। वयस्क मताधिकार नागरिकों के स्वाभिमान पैदा करता है, जो इसके व्यक्तित्व के विकास में सहायक है। इससे जनसाधारण में राजनीति के प्रति रुचि जागृत होती है और ये राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के बारे में विचार करना सीख जाते हैं। मताधिकार नागरिक और विदेशी में अंतर स्पष्ट करता है। छठवां है वयस्क मताधिकार राष्ट्र के नागरिकों में एकता की भावना पैदा करता है। इससे राष्ट्र की शक्ति बढ़ती है। लॉस्की के शब्दों में वयस्क मताधिकार का कोई विकल्प नहीं है। वयस्क मताधिकार के दोष। जे.एस. मिल, हेनरी मैन, लेकी, सिजविक, मैकाले आदि विचारक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के विरोधी हैं। इसके कई कारण बताते हैं। हेनरी मैन इस आधार पर इसकी आलोचना करता है कि इसमें अशिक्षित और गंवारों को भी मताधिकार प्राप्त हो जाता है, जो लोकतंत्र के हित में नहीं है। दूसरा, जे.एस. मिल के अनुसार मताधिकार केवल शिक्षितों को मिलना चाहिए। वयस्क मताधिकार के कारण निर्धन अपना वोट को धनिकों में बेच देते हैं। अगला है मताधिकार एक पवित्र राष्ट्रीय कर्तव्य है और यह केवल उन्हीं को मिलना चाहिए जो इसके योग्य हैं। बहुल तथा भारीकृत मताधिकार। इस सिद्धांत के आधार पर मतों को गिना नहीं वरन उसका बाहर निकाला जाना चाहिए। सिजविक और जे.एस. मिल इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। उसके अनुसार एक व्यक्ति का एक वोट सिद्धांत ठीक नहीं है। इस आधार पर दो पद्धतियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। बहुल मतदान। इसका अर्थ है कि शिक्षा, संपत्ति, आयु और व्यावसायिक योग्यता के आधार पर विशिष्ट जनों को एक से अधिक मत देने का अधिकार होना चाहिए। गुरुतापूर्ण मतदान। दूसरा, इस पद्धति के अंतर्गत एक व्यक्ति मतदान तो एक ही बार करता है, किंतु व्यक्तियों में मतों का मूल्य पृथक होता है। गुण। इसमें सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के गुणों का समावेश तथा दोषों को दूर किया गया है। दूसरा, अल्पसंख्यक व्यक्तियों को विशेष मताधिकार देकर बहुसंख्यक आयोग व्यक्तियों की संख्या शक्ति को गलत कार्य करने से रोकने में सहायक है। इसके दोष। यह पद्धति प्रजातांत्रिक सिद्धांत के अनुरूप नहीं है, क्योंकि यह नागरिकों में भेदभाव करती है। संपत्ति, शिक्षा, उम्र के आधार पर मताधिकार संबंधी भेदभाव करना अनुचित है। निष्कर्ष रूप में नहीं कहा जा सकता कि एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत आधुनिक राज्य के लिए उचित और लोकप्रिय भी है। इससे नागरिकों में समानता की भावना आती है। अगला है खुला या गुप्त मतदान।
मतदान खुला या गुप्त हो सकता है। मॉन्टेस्क्यू, J.S. मिल तथा ट्रिटस के जैसे विचारक ने खुले मतदान का समर्थन किया है। तर्क दिया कि इसके अंतर्गत अशिक्षित व्यक्ति भी ठीक से मतदान कर सकेंगे, यह देखकर कि योग्य व्यक्ति किस उम्मीदवार के पक्ष में हाथ उठा रहे हैं। दूसरा, मतदाता लोकलाज के कारण सही मतदान करेंगे। तीसरा, यह पद्धति नागरिकों को निर्भीक बनाती है। इसमें कई गंभीर दोष भी हैं कि मतदाता अनुचित प्रभाव में आ जाते हैं और दबाव के कारण सही व्यक्ति को मत नहीं दे पाते। दूसरा, यह पद्धति व्यवहारिक नहीं है, इसमें संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है। अगला है गुप्त मतदान। इस पद्धति में मतदाता गुप्त मतपत्र अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम सामने निशान लगाकर मतदान करता है और फिर मतपत्रों को मोड़कर पेटी में डाल देता है। इस पद्धति के अनेक गुण हैं। इसमें मतदाता निर्भीक और निष्पक्ष होकर अपने मतदान का प्रयोग करता है। इसमें संघर्ष की संभावना कम रहती है। यह पद्धति आज लगभग सभी लोकतांत्रिक राज्यों में प्रचलित है। निर्वाचन क्षेत्र। किसी देश में जिन लोगों को मतदान का अधिकार होता है उनके समुच्चय के निर्वाचक मंडल कहते हैं। निर्वाचक मंडल साधारणतः निर्वाचन क्षेत्रों में बटा होता है ताकि चुनाव कराने में सुविधा हो। ये एक सदस्यीय या बहुसदस्यीय हो सकते हैं। जिन निर्वाचन क्षेत्रों में एक सदस्य चुना जाता है उसे एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। अधिकार प्रजातांत्रिक राज्यों में एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र को स्वीकार कर लिया गया। अधिकांश प्रजातांत्रिक राज्यों में एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र को स्वीकार कर लिया गया। यदि एक निर्वाचन क्षेत्र को अनेक प्रतिनिधि चुने जाते हैं तो उसे बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत देश के कुछ बड़े बड़े निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। एक सदनीय निर्वाचन क्षेत्र के गुण। यह प्रणाली अत्यधिक सीधी और सरल है। मतदाता आसानी से समझ सकते हैं। छोटे निर्वाचन क्षेत्र होने से मतदाता और प्रतिनिधियों में निकट संपर्क रहता है। इसमें प्रतिनिधि मतदाता के प्रति अपने उत्तरदायी को समझता है। राजनीतिक दलों की संख्या सीमित होने के कारण अस्थायी सरकार बनती है। यह स्थानीय हितों को ठीक प्रकार से प्रतिनिधित्व कर सकता है। अगला है एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के दोष। यह प्रतिनिधियों के चुनाव के विकल्प को काफ़ी सीमित कर देता है। राष्ट्रीय हितों के स्थान पर स्थानीय हितों को प्रोत्साहन मिलता है। यह प्रणाली में अल्पसंख्यक अपने प्रतिनिधि निर्वाचित नहीं कर सकते। सत्तारूढ़ दल निर्वाचन क्षेत्रों का गठन अपने स्वार्थ की सिद्धि हेतु करता है। अगला है बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के गुण। यह अपेक्षाकृत बेहतर प्रतिनिधित्व निश्चित करता है क्योंकि निर्वाचन क्षेत्र तुलनात्मक दृष्टि से बड़ा होता है। इसमें राष्ट्रीय हितों का प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। इसमें अल्पसंख्यक मतदाता भी अपनी रुचि का उम्मीदवार चुन सकते हैं। अगला है बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के दोष। निर्वाचन क्षेत्र बड़ा होने से मतदाताओं और प्रतिनिधियों के बीच उचित संपर्क नहीं हो पाता। यह प्रणाली बहुत खर्चीली है। बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत विधानमंडल में अनेक दल हो जाते हैं। फलस्वरूप अस्थायी सरकार का गठन मुश्किल हो जाता है। यह एक निर्वाचन क्षेत्र में कई उम्मीदवारों के निर्वाचित होने से उत्तरदायित्व अनिश्चित हो जाता है। अगला है निर्वाचन प्रणालियाँ। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत मोटे तौर पर 3 प्रकार की निर्वाचन प्रणालियों की चर्चा की गई है। बहुमत प्रणाली, पूर्ण बहुमत प्रणाली और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो पहला चलते हैं बहुमत प्रणाली के बारे में जानते हैं। जब एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में 3 या 3 से अधिक उम्मीदवार खड़े हो, मतदाता उसमें किसी एक व्यक्ति को अपना वोट देता है, तब जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिलता है उसे विजयी घोषित करते हैं और उसे बहुमत प्रणाली कहते हैं। बहुमत प्रणाली में विजयी होने वाले प्रत्याशी को सर्वाधिक मत प्राप्त करने होते हैं। इसे किसी विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। इसे ही फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। अपने देश में यही लागू है। यह प्रणाली ब्रिटिश पार्लियामेंट, अमेरिकी प्रतिनिधित्व सभा और भारत में लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में अपनाई जाती है। इसके समर्थक अपने पक्ष में निम्नलिखित तर्क देते हैं। यह द्विदलीय प्रणाली को बढ़ावा देती है जिससे सरकार और विपक्ष के बीच संतुलन बना रहे। यह अल्पसंख्यक वर्ग के पृथकतावादी प्रवृत्तियों को रोकते हुए उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ी है। ये स्थिर सरकार के निर्माण में सहायक है। इसके विरोधी तर्क देते हैं कि यह अल्पसंख्यक वर्गों के लिए अनुपयुक्त है। अगला है पूर्ण बहुमत प्रणाली। जब एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र में 3 या 3 से अधिक उम्मीदवार खड़े हो तो चुनाव जीतने के लिए पूर्ण बहुमत प्राप्त करना जरूरी हो, अर्थात 50% से अधिक वोट पाना जरूरी हो।
तो इसे ही पूर्ण बहुमत प्रणाली कहते हैं। इसके लिए दो तरीके अपनाए जाते हैं, वैकल्पिक मत प्रणाली और द्वितीय मतदान प्रणाली। वैकल्पिक मत प्रणाली के अंतर्गत इसमें मतदाता प्रत्येक प्रत्याशी के नाम के सम्मुख प्राथमिकता क्रम 1, 2, 3, 4 अंकित करना होता है। विजयी होने के लिए प्रत्याशी को एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। कोटा निकालने के लिए समस्त वैध मत को चुने जाने वाले प्रत्याशियों की संख्या 11 से भाग देकर भागफल में 1 जोड़ दिया जाता है। यदि प्रथम वैधता की गणना में किसी प्रत्याशी को कोटा प्राप्त नहीं होता तो द्वितीय तृतीय प्राथमिकता के मतों की गणना तब तक की जाती है जब तक कि उम्मीदवार को निश्चित कोटा प्राप्त न हो जाए। ऑस्ट्रेलिया के अवर सदन के चुनाव के लिए तथा भारत और अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचन इसी प्रणाली के द्वारा होता है। दूसरा है द्वितीय मतदान प्रणाली। द्वितीय मतदान प्रणाली के अंतर्गत विजयी होने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 50% से अधिक मत प्राप्त करना आवश्यक होता है। यदि किसी प्रत्याशी को इतने मत न मिले तो सर्वाधिक मत प्राप्त 2 प्रत्याशियों के मध्य पुनः मतदान कराया जाता है। फ्रांस के राष्ट्रपति के चुनाव में इस पद्धति के द्वारा होता है। अगला है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। यह प्रणाली अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की पद्धतियों में सबसे अच्छी मानी जाती है। यह सभी वर्गों को उसकी संख्या के अनुपात में राष्ट्रीय विधानमंडल में प्रतिनिधित्व दिलाने का अच्छा प्रयास है। इस प्रणाली का प्रयोग बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में होता है तथा चुने जाने वाले प्रत्याशियों को मतों का एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व को व्यवहार में 2 मत प्रणालियों के माध्यम से लागू किया जाता है। पहला है इसका एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इसे हेयर प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। इसमें निर्वाचन के क्षेत्र न्यूनतम 3 सदस्य होना चाहिए। इसे एंड्रे प्रणाली भी कहते हैं क्योंकि डेनमार्क के मंत्री एंड्रे ने 1856 में वह लागू किया था। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में प्रत्येक मतदाता वोट को एक ही देगा, किंतु वह मतदाता पत्र अपनी पसंद लिखकर 1, 2, 3, 4 वरीयता क्रम में प्रदर्शित करेगा कि वह किस क्रम में उम्मीदवार को पसंद करता है, चाहे कितना ही प्रत्याशी क्यों न खड़ा हो। यदि पहली बार मतगणना में उम्मीदवार को निर्वाचन कोटा में बराबर या इससे अधिक मत प्राप्त हो जाते हैं तो उसे निर्वाचित घोषित कर देते हैं, अन्यथा निजित उम्मीदवार के अतिरिक्त वोट दूसरी पसंद के उम्मीदवार के संक्रमण कर दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि अपेक्षित उम्मीदवार का चयन नहीं हो जाता। चूँकि इसमें एक प्रत्याशी के मत दूसरे को संक्रमित या हस्तांतरित होते हैं, इसलिए इसे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहते हैं। अगला है सूची प्रणाली। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की दूसरी विधि सूची प्रणाली है। इसमें भी निर्वाचन क्षेत्र बहुसदस्यीय होते हैं। इस प्रणाली में निर्वाचन का आधार व्यक्तिगत उम्मीदवार नहीं होता, वरन प्रत्येक राजनीतिक दल निर्वाचित होने वाले सदस्यों के बराबर संख्या में अपने प्रत्याशियों की सूची तैयार करता है। मतदाता व्यक्तिगत उम्मीदवारों को मत न देकर सूचियों को अपना मत देते हैं। जिस दल को जितने प्रत्याशी मत प्राप्त होते हैं उसी अनुपात में उसके प्रत्याशी निर्वाचित घोषित कर दिए जाते हैं। यह पद्धति बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन आदि राष्ट्रों में प्रचलित है। अगला है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के गुण क्या हैं। तो पहला है, इसमें अल्पसंख्यकों में सुरक्षा की भावना पैदा होती है क्योंकि विधानमंडल में प्रत्येक वर्ग को उसकी शक्ति व प्रभाव के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिल जाता है। दूसरा है, इसके द्वारा बहुमत के स्वेच्छाचारी होने की संभावना कम रहती है। तीसरा है, इसमें मतों की बर्बादी नहीं होती क्योंकि अतिरिक्त मतों को दूसरे उम्मीदवार को हस्तांतरित कर दिया जाता है। चौथा है, जिस देश में अनेक जातियां और अल्पसंख्यक वर्ग हैं वहां के लिए यह प्रणाली विशेष उपयुक्त है। पांचवा है, यह प्रणाली चाय पर आधारित है क्योंकि इसमें सभी दलों व वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिल जाता है। विधानमंडल राष्ट्र का सच्चा दर्पण बन जाता है। छठवां है, उपरोक्त गुणों के कारण ही J.S. मिल ने इस प्रणाली का प्रबल समर्थन किया है। अगला है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के दोष। पहला है, यह प्रणाली संसदीय शासन के अनुकूल नहीं है क्योंकि इससे मिलीजुली सरकारें बनेंगी जो स्थिर नहीं रहेंगी। दूसरा है, विधानमंडल का राष्ट्रीय स्वरूप समाप्त हो जाएगा। फाइनर के शब्दों में इससे समस्त राष्ट्र में अनेक गुट या समूह बन जाते हैं जो राष्ट्र की एकता के लिए घातक होते हैं। तीसरा है, यह प्रणाली अत्यधिक जटिल है जो साधारण मतदाता के समझ के बाहर है। चौथा है, क्योंकि इसमें बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है जिससे मतदाताओं और प्रतिनिधियों के मध्य संपर्क नहीं हो पाता। पांचवा, इस प्रणाली में उपचुनाव संबंध नहीं है
और अंतिम है, उपरोक्त दोषों के कारण लॉस्की, फाइनर, डायसी, सिजविक आदि विद्वानों ने इसकी आलोचना की है। अगला है अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व के अन्य प्रणालियाँ। अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व की अन्य प्रणालियाँ क्या क्या हैं? पहला है सीमित मत प्रणाली। इस प्रणाली में निर्वाचन क्षेत्र बहुसदस्यीय होते हैं। प्रत्येक मतदाता को एक से अधिक किंतु चुने जाने वाले प्रत्याशियों की संख्या से एक मत कम देने का अधिकार होता है। इस प्रणाली द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग को कुछ प्रतिनिधित्व निश्चित रूप से प्राप्त हो जाता है। इस प्रणालियों में सबल और सुसंगठित अल्पसंख्यक वर्ग को प्रतिनिधित्व मिल सकेगा, छोटे दलों या पक्षों को नहीं। यह प्रणाली एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रयुक्त नहीं हो सकती। दूसरा है एकत्रित मत प्रणाली। इस प्रणाली में निर्वाचन क्षेत्र बहुसदस्यीय होगा। मतदाता को उतने ही वोट देने का अधिकार होगा जितनी किसी निर्वाचित क्षेत्र में प्रतिनिधि निर्वाचित होने हैं। अगला है, इसमें मतदाता को यह अधिकार रहता है यदि वह चाहे तो अपने समस्त वोट किसी एक ही उम्मीदवार को दे सकता है। तीसरा है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। इस प्रणाली के अंतर्गत विशेष संप्रदाय को पृथक प्रतिनिधित्व दिया जाता है। अल्पसंख्यक को प्रतिनिधित्व प्रदान करने की दृष्टि की इस विधि का आदेश अंग्रेजों द्वारा किया गया था। इसके अंतर्गत 1909 में मुसलमानों को और 1919 व 35 के अधिनियम में द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारत में सिख और ईसाइयों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल अस्तित्व में आए। इस प्रणाली के अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्य ही थे। अल्पसंख्यक के प्रतिनिधित्व की यह पद्धति क्योंकि अलगाववाद और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है, अतः स्वतंत्रता के बाद इसे समाप्त कर दिया गया। चौथा है स्थानों का आरक्षण। इस विधि द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के कुछ स्थान सुरक्षित कर दिए जाते हैं जिनसे इनका भी विधानमंडल में प्रतिनिधित्व हो सके। इस प्रणाली का प्रयोग एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में किया जाता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि के लिए संसद तथा राज्य विधानसभाओं दोनों में कुछ स्थान सुरक्षित कर दिए गए हैं। अतः कुछ निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं जिन पर केवल आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकते हैं। यह प्रणाली अच्छी है क्योंकि राष्ट्रीय एकता को समाप्त कर किए बिना अल्पसंख्यक को विधानमंडल में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करती है, परंतु इसे अस्थायी रूप से लागू करना ठीक नहीं होगा। अगला है कार्य या व्यवसाय संबंधी प्रतिनिधित्व। कुछ विद्वानों ने प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, जो आज अधिकांश देशों में प्रचलित है, के स्थान पर कार्य संबंधी प्रतिनिधित्व को उपयुक्त माना है। इस पद्धति के अनुसार प्रतिनिधियों को उनके व्यवसाय के आधार पर चुना जाता है। श्रेणी समाजवादियों, बहुलवादियों के अलावा सिडनी वेब, ग्राहम वेलेस, GDH कोल आदि विद्वानों ने कार्य संबंधी प्रतिनिधित्व का जोरदार समर्थन किया। कोल के शब्दों में पूर्णतया शुद्ध तथा प्रजातांत्रिक प्रतिनिधित्व केवल व्यावसायिक प्रतिनिधित्व ही होता है। इसके समर्थन से यह तर्क दिया जाता है कि इससे विधानमंडल के सभी व्यवसायों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सकेगा और प्रत्येक वर्ग के व्यावसायिक के हितों की सुरक्षा हो सकेगी। किंतु इसमें गंभीर दोष भी हैं। इससे सीमित और संकुचित दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा तथा प्रतिनिधि राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा करेंगे। अगला है विधानमंडल में विभिन्न पेशे के प्रतिनिधियों में आपस में संघर्ष रहेगा। निष्कर्षतः यह प्रणाली वर्गीय हितों को प्रोत्साहित करती है और देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न करती है। इसी कारण इसे समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। अगला है प्रतिनिधि के सिद्धांत। प्रतिनिधि के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला, प्रतिनिधि के प्रतिक्रियावादी सिद्धांत। इसके मुख्य प्रवर्तक थॉमस हॉब्स अलेक्जेंडर हैमिल्टन हैं। वह सिद्धांत व्यवस्था और सत्ता की आवश्यकता पर आधारित है। इसका मूल मंत्र है, शासक वर्ग ही लोकहित का सर्वोत्तम रक्षक और साधक है। राजतंत्र सर्वाधिक उपयुक्त कार्यपालिका है। इस सिद्धांत में सत्ताधारियों पर जनसाधारण के नियंत्रण का कोई व्यवस्था नहीं है, अतः बहुत से विचारक इसे अलोकतंत्रीय मानकर इसे अस्वीकार करते हैं। दूसरा है प्रतिनिधित्व के रूढ़िवादी सिद्धांत। इसके मुख्य प्रवर्तक एडमंड बर्क और जेम्स मैडिसन हैं। ये सार्वजनिक नियंत्रण को तो स्वीकार करते हैं, परंतु ये शासन प्रक्रिया में जनसाधारण की सहभागिता को अनुमति नहीं देते। इस सिद्धांत के अनुसार जनसाधारण को विशिष्ट वर्ग में से अपने शासकों का चयन करना चाहिए। अगला है प्रतिनिधित्व का उदारवादी सिद्धांत। इसके मुख्य प्रवर्तक जॉन लॉक और थॉमस मैकफर्सन हैं। इस सिद्धांत
में सबसे अधिक यह सिद्धांत सबसे अधिक लोकतांत्रिक है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी लोग समान हैं, इसलिए वे सब शासन में समान रूप से समर्थ हैं। अतः प्रत्येक प्रतिनिधि अपने निर्वाचक का संदेशवाहक है। अगला है प्रतिनिधि का आमूल परिवर्तनवादी सिद्धांत। इसके मुख्य प्रवर्तक रूसो और नव वामपंथी हैं। इसमें लोकमत को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। यह सिद्धांत प्रतिनिधि शासन को अस्वीकार करते हुए कहता है कि शुद्ध या प्रत्यक्ष लोकतंत्र ही सच्चा लोकतंत्र है। संक्षेप में प्रतिक्रियावादी सिद्धांत के मुकाबले रूढ़िवादी, उदारवादी तथा आमूल परिवर्तनवादी सिद्धांत को अधिक प्रगतिशील मान सकते हैं, किंतु आमूल परिवर्तनवादी सिद्धांत सर्वाधिक प्रगतिशील होते हुए भी व्यवहारिक नहीं है। अतः प्रतिनिधित्व के उदारवादी सिद्धांत को सर्वाधिक उपयुक्त कहा जा सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे लोकमत, भाषण की स्वतंत्रता तथा प्रेस की भूमिका का वर्णन। धन्यवाद।